देखें, हमने जो अमाउंट रिसीव किया है वो कितना है, 474740। ये लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड पे। साल के शुरू में जो हमारे सब्सक्रिप्शन एडवांस आ रहा है, ये एक किस्म की लाइबिलिटी होती है, तो ये आएगा डेबिट साइड पे, वो सॉरी क्रेडिट साइड पे। साल के आखिर में सब्सक्रिप्शन इन एरियर है, तो ये एसेट होता है और साल के आखिर में आ रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। उसके अलावा सर, आ, ये हो सकता है कि हमारे पास कोई और बैलेंस भी हो, कोई और बैलेंस भी हो, तो हम आईएस की फिगर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आईएस की फिगर कैसे डाल दे सकते हैं, ये 250 हमारे मेंबर्स थे टोटल। ठीक है, 250 हमारे पास क्या थे, टोटल मेंबर्स थे। एक मिनट लिखिएगा, 250 हमारे पास मेंबर थे, और एक मेंबर हमें कितने देता था, 20 रुपीज देता था। तो हम टोटल कर लेते हैं, 25 × 20 कितना हो जाएगा। तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। जी बेटा, 5000 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, यहां हमने चार चीजें लिखी हैं, एक, दो, तीन, चार, लेकिन सवाल कितने मार्क्स का है। तो जाहिर है कोई और बैलेंस भी हो सकता है। हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है तो और अच्छी बात है। नहीं तो फिर ये है कि कोई हमारे पास हो सकता है साल के आखिर में कोई और प्रीपेड भी आ रहा हो। तो दोनों साइड का टोटल करें, बराबर आ रहा है बेटा, या इज देयर अ डिफरेंस। बराबर आ रहा है, ये डिफरेंस है। सर बराबर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 5000 और यहाँ भी आ रहा है 5000। तो आईएएस के अंदर जो अमाउंट गई वो कौन सी थी, वो थी हमारे पास 5000। ठीक है, 5000। अच्छा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। देखिए, मैं वैसे भी फाइंड कर सकता था ये आईएएस की फिगर ना, लेकिन मैंने क्या किया, सवाल के अंदर जो डेटा दिया था वो लिखा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हो सकता है बाज दफा साल के आखिर में कोई प्रीपेड हो और वो हमसे फाइंड करने को बोल रहा हो। ठीक है, तो एहतियात अच्छी चीज है। हम वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये सारी फिगर लिख के दोनों साइड का टोटल करते, यहाँ वैसे ही कुछ नहीं होता, तो एट द एंड डिफरेंस 5000 ही आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे ये डेटा है आपके पास। अच्छा, एक छोटी सी ख्याल, एक चीज ख्याल कीजिएगा, हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की थी, और वो सब्सक्रिप्शन कितनी थी हमारी, 4740। मैं नीचे लिख देता हूँ, 4740 हमने रिसीव भी की थी सब्सक्रिप्शन। ये भी नोट कर लेता हूँ, ये हमने सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव की थी। ठीक है। अच्छा जी, हमें बनाना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है। तो आप लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं, और मुझे ये बताएं कि हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। हमें एसएफपी बनाना है, तो अगर ये कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे। ये प्लस होगा, डेबिट है। सब्सक्रिप्शन प्लस होगा, रेंट पेड माइनस होगा, एंट्री फीस रिसीव्ड प्लस होगा, और कॉस्ट ऑफ प्राइसेस माइनस होगा, जनरल एक्सपेंसेस माइनस होगा, इंश्योरेंस पेड माइनस होगा, डोनेशन रिसीव ऐड होगा, और 2760 माइनस होगा। मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब डेबिट साइड ज्यादा है। आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो फिर देख लेते हैं, पहले देखें अमाउंट कौन सा आ रहा है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में अगर टी अकाउंट बनाने को बोलते हैं तो हम टी अकाउंट बनाएंगे। पेपर में समटाइम टी अकाउंट नहीं बनाना पड़ता और डायरेक्ट करना पड़ता है, तो बहुत आसान होता है। हम रिसीट्स को ऐड करते हैं, जो जो पैसे रिसीव किए हैं वो हम ऐड करते हैं, जो जो पेमेंट किए हम वो माइनस करते हैं। ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो ऐड करेंगे, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लेस करेंगे। तो 858 आंसर आ रहा है। 858 अगर हमारे पास आंसर आ रहा है, तो अब इसमें ये है कि अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो फिर बैलेंस सीधी क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा और बैलेंस मेरी डेबिट साइड पे आ रहा होगा। जब हम डायरेक्ट काम करते हैं ना इस तरीके से कि सारे आइटम प्लस माइनस करें डायरेक्ट बगैर टी अकाउंट के, तो फिर अगर हमारे पास प्लस बैलेंस आ रहा हो तो इट मीन बैलेंस भी डेबिट साइड पे आ रहा है। माइनस बैलेंस आ रहा हो तो उसका मतलब बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है। वैसे माइनस का मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। और प्लस में आंसर आने का मतलब क्या है, ये हमारे लिए एसेट है। तो प्लस में आंसर आ रहा था, माइनस में आ रहा था, जल्दी बताइएगा। ठीक है, इस प्लस में।
अच्छा जी, तो ये इस तरीके से जब आपने टी अकाउंट बनाया होगा ना, तो ये बैलेंस सीधी आपका इस साइड आएगा, ठीक है, और लिखा होगा 858, और ये आगे जाके बीडी बन जाएगा 858, ठीक है। ये फिर आप एसेट में शो करते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। आगे वो बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, तो उसको कैसे बनाते हैं? एसओएफपी जो है बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है एनपीओ की। एनपीओ की जो एसओएफपी बनती है ना, उसमें सिर्फ दो कॉलम होते हैं, बस दो कॉलम होते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो सवाल में दिए हुए हैं वही लिखेंगे, ठीक है। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है कॉस्ट लिखें फिर डेप्सिन लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है, आप क्लोजिंग लिख लें। अगर रिवैल्यूएशन मेथड यूज किया है डेप्रिसिएशन का, तो क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। अगर बकायदा परसेंटेज लगा के डेप्सिन फाइंड की थी, तो भी आप बुक वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, बुक वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। अब देखें, ये स्पोर्ट इक्विपमेंट्स एट वैल्यूएशन दिया हुआ है, ये इसने साल के आखिर की वैल्यू दी हुई है। ज्यादातर जब भी आप सवाल करते हैं और रिवैल्यूएशन मेथड हो, रिवैल्यूएशन मेथड में वो ये वाला वर्ड यूज करता है हर चीज के आगे। तो उसमें क्या होता है, वो क्लोजिंग वैल्यू दे देता है आपको सवाल में। तो हमें क्या करना है, जब नॉन करेंशियल लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्पोर्ट इक्विपमेंट। सबसे पहले एसओएफपी में क्या आता है आपका, अल्लाह भला करे, नॉन करंट एसेट आता है। तो जो सवाल में नॉन करंट एसेट दिए हैं वो आपने लिखने हैं, और इसकी क्लोजिंग वैल्यू लिखनी है, क्लोजिंग, ओनली क्लोजिंग। 15,7, 15,760, सॉरी, 15,760, 15,760, ठीक है। और कोई आपके पास नजर नहीं आ रहा होगा। बाज दफा सवाल में दो नॉन करेंशियल भी हो सकते हैं, तो दूसरे नॉन करेंशियल का नाम लिखें और क्लोजिंग वैल्यू लिखें। क्लोजिंग वैल्यू सवाल में गिवन होती है, नहीं गिवन हो तो सर कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास जो उसने सवाल में वैल्यू दी हुई है ओपनिंग, उसमें अगर परचेज किया तो परचेज ऐड कर दें, कोई डिस्पोजल है तो वो माइनस करते हैं, और फिर फर्दर डेप्शन भी माइनस कर दें इस साल की। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं मुश्किल सवाल, वो हम इंशाल्लाह आगे इसको सीखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमें लिखना होता है करंट एसेट। करंट एसेट में क्या क्या आता है पहले ये जरा समझ लें। अगर हम साइड पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, साइड पे हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, फॉर सपोज साइड पे हम कोई शॉप वगैरह चला रहे हैं, साइड पे हम क्या नाम है कोई कैफे चला रहे हैं, तो सवाल में इन्वेंट्री आ रही होगी। तो इन्वेंट्री देख लेते हैं। साल के आखिर में इसने कोई इन्वेंट्री नहीं लिख के दी, तो इसका मतलब ये साइड पे कोई ट्रेडिंग बिजनेस नहीं कर रहे थे। तो ट्रेडिंग बिजनेस नहीं कर रहे थे तो फिर इन्वेंट्री नहीं आएगी। फिर करंट एसेट में क्या आएगा? करंट एसेट में आएगा आपका अदर रिसीवेबल। क्या आएगा? अदर रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं होते, अदर रिसीवेबल आएगा। मैं आइटम लिख देता हूँ जो जो आ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एरियर आएगा, ये इनकम है, इनकम जो ओविंग है वो आएगा। अदर रिसीवेबल से मुराद प्रीपेड एक्सपेंसेस। और उसके अलावा आपका बैंक आएगा, ठीक है ना, जो आपका बैंक का बैलेंस है वो आएगा। ज्यादातर करंट एसेट में चार आइटम आते हैं। कितने आइटम आते हैं मैं लिख देता हूँ सारे आइटम, ये मैंने वीडियो में बताया होगा। एक तो आता है इन्वेंट्री, अगर साइड में आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। अदर रिसीवेबल से मुराद आपके जो एक्सपेंस प्रीपेड है वो आएंगे, और सब्सक्रिप्शन जो आपकी ओविंग है वो आएगी, और उसके अलावा बैंक का बैलेंस आएगा, अगर बैंक का बैलेंस क्या नाम है डेबिट साइड पे आ रहा हो तो, ठीक है, बैलेंस बीडी। तो इस सवाल में आ जाए, अदर रिसीवेबल में क्या आ सकता है? अदर रिसीवेबल में आपका ये रेंट प्रीपेड आ सकता है। कितना है हमारा? 500, हम लिख देते हैं 500, ठीक है। और कोई है? नो सर। उसके अलावा क्या आएगा? उसके अलावा आपका सब्सक्रिप्शन इन एरियर आएगा। तो अगर सवाल के स्टार्ट में चले जाएं, सवाल के स्टार्ट में चले जाएं, ये देखें, साल के आखिर में सब्सक्रिप्शन इन एरियर आ रहा है 140 का। सर ये हम क्यों लिख रहे हैं एसेट में? देखिए, इनकम अगर ओविंग हो, एक्सपेंस अगर प्रीपेड है, तो इसका मतलब आपने फ्यूचर में जाके फायदा लेना है, फ्यूचर में जाके सर्विस लेनी है। तो हमने पैसे तो दे दिए हैं, सर्विस लेनी है, इसीलिए एसेट है। इसी तरीके से इनकम, अगर आपने पैसे रिसीव नहीं किए और सर्विस दे दी, आपने किसी को घर दे दिया रहने के लिए किराए पर और पैसे रिसीव नहीं किए और पूरा महीना गुजर गया, अब नाउ यू हैव द राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन। एसेट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी रिसोर्स, कोई भी ऐसा पर्सन जिससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिले, जिससे फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक रिसोर्स मिले, वो हमारे पास कहलाता है एसेट। तो ठीक है, तो ये कितना था सब्सक्रिप्शन एरियर? 140 था। इस 140 को मैं क्या करूंगा, एसेट सब्सक्रिप्शन में लिख दूंगा। उसके अलावा बैंक आप लोगों ने भी कैलकुलेट किया था, तो बैंक कितना आया था? 858 आया था, ठीक है। वैसे चार चीजें आती हैं,
इस सवाल में इन्वेंट्री नहीं थी, वरना मैं क्या करता, साइट पे जो हमारा बिजनेस चल रहा था, शॉप हो या कैफे या रिफ्रेशमेंट, मैं उसकी इन्वेंट्री भी लिखता। मुझे टोटल बता सकते हैं अदर रिसीवेबल का और बैंक का, और उसके अलावा जो है आपका सब्सक्रिप्शन इन एरिया का टोटल? जी 1498। 1498, इसको हम टोटल कर लेते हैं, ये हमारे कहलाएंगे टोटल एसेट्स कहलाएंगे। जी बेटा, टोटल एसेट्स कितने आ गए? 17258, ठीक है बेटा। 17258 मैं लिख देता हूँ, 172 17258। ठीक। अच्छा जी, यहाँ तक बातें क्लियर है कि नॉन करंट एसेट में क्लोजिंग वैल्यू आएगी और करंट एसेट में इन्वेंट्री, अदर रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन एरियर और बैंक। बैंक का देख लीजिएगा। अब आते हैं उस तरफ, आते हैं दूसरी साइड पे आते हैं। मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ काम। अच्छा, यहाँ कैपिटल का वर्ड यूज नहीं होता, वैसे कैपिटल एट बिगिनिंग लिखते हैं, लेकिन उसकी जगह वर्ड दूसरा यूज होता है, उसको हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड फंड। हम क्या कहते हैं उसको? अक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। तो अक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल एट बिगिनिंग की तरह ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको सवाल में वो अक्यूमुलेटेड फंड एट बिगिनिंग दे देगा, मतलब ये कैपिटल होता है। अच्छा, अगर ये नहीं दिया तो क्या करना है? इसके लिए फिर हमें साल के शुरू के इसने एसेट्स दिए होंगे, लाइबिलिटीज दी होंगी, वो माइनस करने होंगे। अब जैसे सवाल आपने देखे नहीं थे, मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। बाज दफा सवालों में क्या करता है वो, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे देता है। यहाँ सवाल नजर नहीं आ रहा मुझे, वरना वो क्या करता है, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे देता है। चलिए मैं देख लेता हूँ एक मिनट जल्दी से। अब देखिए लिखा हुआ है एट 1 अक्टूबर 2016, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब ये ओपनिंग एसेट है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये माइनस करेंगे, कॉन्ट्रा है। सब्सक्रिप्शन ओविंग एसेट है, प्लस करेंगे। कैश एट बैंक प्लस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीपेड एसेट है, साल के शुरू में प्लस करेंगे। बैंक लोन लाइबिलिटी माइनस करेंगे। तो जैसे एसेट माइनस लाइबिलिटी करते थे ना, इसी तरीके से ये फंड फाइंड करते हैं। तो अगर सवाल में उसने नहीं दिया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपने ओपनिंग डेट लेनी पड़ेगी और सारे एसेट्स प्लस करने पड़ेंगे, और सारी लाइबिलिटीज या कॉन्ट्रा एसेट आपने माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, हम सवाल की तरफ आते हैं। ये चीज हम बाद में इनकम रिकॉर्ड में भी इसको गो थ्रू कर लेंगे। तो यहाँ इसने एक्यूमुलेटेड फंड दिया हुआ है, तो एज इट इज मैं क्या कर दूंगा, लिख लूंगा। वो कितना है? 15563। ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं सरप्लस। अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस माइनस करेंगे। इस सवाल में ये रहा सरप्लस, उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। वो कितना है? 1568। ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों को प्लस करेंगे। अच्छा, यहाँ ड्राइंग नहीं होती, क्योंकि मेंबर्स ड्राइंग नहीं करते। तो यहाँ क्या होता है, अक्यूमुलेटेड फंड एट बिगिनिंग लिखते हैं, या अक्यूमुलेटेड फंड एट 1 अप्रैल 2017 लिखेंगे और सरप्लस ऐड कर देंगे। टोटल बताएं कितना है इन दोनों को, जल्दी बताएं। 17,131, ये टोटल आ गया। इसके बाद हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, अगर कोई लोन लिया हुआ हो। इसमें कोई लोन नहीं है, वो जो सवाल था एसेट मैच लाइबिलिटी वाला कोई और था। ये जो सवाल है आप स्टार्ट से देखें, इसमें कोई भी इसने लोन वगैरह नहीं लिया हुआ। हम फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि बार दफा रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में आ रहा होता है कि हमने कोई लोन लिया था या लोन पे किया था, वहां से भी आइडिया होता है। तो हम रिसीट इन पेमेंट अकाउंट को भी देखते हैं, ऐसा नहीं है खाली दूसरी इन्फॉर्मेशन देखें। तो इसने ऐसा कोई लोन नहीं लिया हुआ, और आपके पास सवाल में यहाँ इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। साल के आखिर में आप देखेंगे हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस ओविंग आ रहा है, ये आएगा 127। उसके अलावा कभी कभार ट्रेड पेबल्स होते हैं। कभी कभार हमारी साइट पे अगर शॉप है, कैफे है, तो हम साइट पे बिजनेस कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, किसी शॉप का, कैफे का। तो उधार पे जब सामान लेते हैं तो फिर पेबल्स भी आ रहे होते हैं। तो सवाल में कभी कभार ट्रेड पेबल्स भी होते हैं। यहाँ लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज है, डेट इज जनरल एक्सपेंस ओविंग। और कभी कभार बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो वो भी आता है। लेकिन अभी एक ही चीज है, 127, तो एक ही चीज को हम ऐड कर देंगे। लोन नहीं है, वरना लोन को भी मैं लिखता। मुझे टोटल बता सकते हैं कितना आया? 127 + 17131 कितना हो जाएगा? 17258। अच्छा, एक चीज और बता दूं, कभी कभार ये जो बैंक का बैलेंस, जब भी आप ये इनकम रिकॉर्ड, सॉरी एनपीओ जब पढ़ेंगे, तो एक तो बैंक के बैलेंस से मसला होता है। वो बैंक का बैलेंस समटाइम सवाल में नहीं देता। तो उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है, वो आपको रिसीट एंड पेमेंट सब बता देगा। रिसीट एंड पेमेंट सब बता देगा। आपने क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है, मैं फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूं आपको। आपने जितनी भी रिसीट्स हैं उन सबको प्लस करना है, जितनी भी रिसीट उन सबको प्लस करना है, और जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सबको माइनस करना है।
ठीक है, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग बैलेंस आपके लिए एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, प्लस होगा। ओपनिंग बैलेंस अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जितनी भी रिसीट है माइनस पेमेंट इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, ये आपने करना होगा। आंसर प्लस में आएगा तो उसको एसेट में लिखेंगे, आंसर माइनस में आएगा तो उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। तो दो काम हमेशा करने पड़ते हैं जब भी एसेट बनाते हैं। एक तो बैंक का बैलेंस अगर सवाल में दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, फाइंड करवाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा, काइंडली मेक श्योर कि अक्यूमुलेटेड फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, नहीं दिया तो फिर आपने सिर्फ साल के शुरू वाले एसेट लेने और लायबिलिटीज देने और उनका सम करना है। जी गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर है? जी, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये था हमारा एनपीओ। इसमें से कोई सवाल पूछना हो पूछ लें, कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। जी बेटा, नहीं क्लियर है। तो अभी हमें स्टार्ट करना है पार्टनरशिप, ठीक है ना। ये एक सवाल मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, ये शीट भी आपको भेज दूंगा, ये लिख लें, कुछ सवाल नोट डाउन कर लें। जून 17 पेपर 2 2, ये नोट डाउन कर लें एक सवाल। ठीक है, इसका रिसीट इन पेमेंट अकाउंट है, ये आप बना लीजिएगा। और कैफे की इनकम स्टेटमेंट है, ये भी बना लीजिएगा। अच्छा जी। अब कुछ सवाल देखें, बड़े आसान होते हैं, देखें। लिस्ट 5 आइटम इंक्लूडेड इन द रिसीट इन पेमेंट अकाउंट विच विल नॉट अपीयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो कौन सी चीजें हैं जो रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में आती हैं और आपकी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती? क्या ख्याल है, कौन सी चीजें हैं? 5 चीजें बतानी है। एक्सीलेंट बेटा, लोन हो गया, शाबाश, लोन हो गया। और कोई? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट हो गया। ठीक है, क्या ख्याल है, अगर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट हो तो डिस्पोजल भी होगा बेटा, शाबाश। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट होगा। एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन ये होती है कि एक खास मकसद के लिए दी जाती है, वो फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। ठीक है, और कोई? 4 चीजें तो हो गई। डोनेशन वैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बहुत आला। देखिए, अब ये सवाल जो है ना, बाज दफा आपने दिमाग लगाना पड़ता है। और फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर फॉलोइंग ईयर या फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये भी इस तरीके से। अच्छा जी, ये हमारा एनपीओ जो है अभी कंप्लीट हो गया। मैं आपको ये शीट भेज दूंगा, इसके सवाल करने होंगे, ठीक है। पार्टनरशिप जो है हम कल स्टार्ट कर लें। पार्टनरशिप की मैं एक और वीडियो भेज देता हूँ, आप पूरी अच्छी तरीके से देख लें। तो पार्टनरशिप हम कल स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे आप लोग बोलें